Hello, am I audible to all of you? Online student? A very Yes. good to all Yes. of you. Arya, Aditi, Ashwini, Bhumi, Harshit, Harshvardhan, Isha, Jainam, Mozam. Okay, Parikshit, Pradnya, Preet, Renu, Rutuja, Samaira, Sanskar, शंकर सोमेश एंड स्वराली। ओके बेटा, आज हम कुछ अलग चीज सीखने वाले हैं। उसके पहले कल के एक लेक्चर का आपको जस्ट नॉलेज में करेक्शन करवाता हूं एंड देन वी स्टार्ट टुडेस क्लास। आज जो चीज हम लोग सीखने वाले हैं इसको हम बोलते हैं हमारे अकाउंट की भगवत गीता या कुरान या बाइबल, कुछ भी बोल दो। यानी अगर किसी व्यक्ति को अकाउंट सीखना है तो उसको ये प्रिंसिपल्स पहले मालूम होना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है समझने के लिए, पर मजा बहुत आएगा समझने के लिए। ठीक है, पर उसके पहले कल के लेक्चर का एक पार्ट मैं मेरी तरफ से करेक्ट करता हूं एंड देन वी स्टार्ट टुडेज क्लास। ठीक है बेटा, तैयार हो सब लोग? और ये जो टॉपिक मैं भी आपको सिखा रहा हूं ये प्योरली सिलेबस में है, पर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस उसको अवॉइड करते हैं सिखाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट ज्यादा है या मे बी दे आर अनेबल टू गिव द एग्जाम्पल वगैरह, उसके कारण ऐसे होता है। तो एक ही मिनट खाली बेटा। तो कल से रिलेटेड एक पॉइंट था जो मैं आपको डिस्कस करता हूं। कल मैंने आपको जीएसटी सिखाया बेटा, राइट? जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप में से कोई अगर आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है बेटा, तो ये क्या कि आप सारे लेक्चर्स जो है ये यूट्यूब पे हम लोग रोज डाल रहे हैं। एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस सर्च करो, उस पे आपको ये लेक्चर्स दिख जाएंगे। आपको भी वापस देखना है तो देख सकते हो। और ऐसे भी हमारा हफ्ते में 3 दिन लेक्चर है, तो बचे हुए 4 दिन में आपने रिविजन करना ही चाहिए। हो का नहीं? करायलाच पाहिजे। तो अभी बेटा जीएसटी के बारे में कल जब मैं बता रहा था, देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन जीएसटी। वन इज कॉल्ड इंटरस्टेट, second is called intrastate and third is import and export. Have you remember this? तो जब A of Pune sold goods to B of Solapur, it is a sale within Maharashtra. तो इस पे कौन सा जीएसटी, इसको कौन सा सेल बोलते हैं? इंट्रास्टेट। तो इस पे जो भी जीएसटी है वो आधा आधा बांट दिया जाता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सपोज बेटा जीएसटी 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जीएसटी का रेट 18% है। So 1 lakh का 18% 18,000, 9,000 is taken by central government and 9,000 is taken by state government. शिंदे 9,000, मोदी 9,000, राइट? पर अगर बेटा सेल वन स्टेट टू अदर स्टेट होता है, यानी ए ऑफ पुणे सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ अहमदाबाद, सो नाउ दिस इज सेल फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात। तो इस पे बेटा इसको बोलते हैं इंटरस्टेट सेल। एंड देन व्हाट इज एप्लीकेबल ऑन दिस? आईजीएसटी। इस पे क्या एप्लीकेबल होता है बेटा? आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सो ये जो भी आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे मुझे आपको करेक्शन करना है। इनफैक्ट आई वाज क्वाइट कंफ्यूज। तो आईजीएसटी में क्या होता है जरा ध्यान से समझना, ये नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आईजीएसटी एक तो डिवाइड नहीं होता है बेटा, आईजीएसटी पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। पहले बोल तो मैं आपको ये बताने चाह रहा हूं कि सपोज बेटा ए ऑफ पुणे है, ए ऑफ पुणे, पुण्याचा एक व्यक्ती आहे, बी ऑफ अहमदाबाद है, so this person is in Gujarat and this person is in Maharashtra, right? 1 लाख का गुड्स सोल्ड किया है। ठीक है, तो इस पे अभी बेटा सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, इस पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। समझो 18% है, 18,000। तो इसको हम बोलेंगे बेटा आईजीएसटी। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? आईजीएसटी। एंड दिस आईजीएसटी, ये जो भी लग रहा है बेटा आईजीएसटी, this IGST is divided, not divided right now. Right now it goes to central government. पहले शुरुआत में पैसा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसे में से 50%, ये नॉलेज के लिए, आपके एंट्री में नहीं आने वाला है कभी,
याच्यातले 50% डेस्टिनेशन स्टेटला देते. म्हणजे yesterday in fact I was confused की बिगिनिंग स्टेटला मिळत नाही, डेस्टिनेशन स्टेटला मिळते. विच इज अ डेस्टिनेशन स्टेट? गुड्स कुठे जाऊन थांबतोय बेटा? गुड जाके रुक रहा है अहमदाबाद. सो आपका जो भी समझो, ये यहां से 18,000 रुपए किसके पास चला गया? मोदी के पास. ठीक है, तो मोदी अब इस 18,000 में से 9,000 इसको नहीं देंगे. किसको देंगे बेटा? आवाज ओके. क्या हुआ? नहीं नहीं नको. हाँ, तो मोदी जो है ये 9,000 रुपए किसको देंगे बेटा? बोलो. इट इज टू द गुजरात, नॉट टू द महाराष्ट्र. समझ में आएगा? गुजरात से प्रेम है बोल के नहीं. इट इज द ट्रांजैक्शन इज एंडिंग एट विच पॉइंट बेटा? गुजरात. हाँ बोलो. हाँ हम्म हम्म वेरी गुड. यस यस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो अभी आपको मैं प्रैक्टिकली क्या होता है वो समझाता हूँ. मैं ए हूँ पूना वाला व्यापारी और आप अहमदाबाद में बैठे हो. मैं आपको बिल बनाऊंगा 1,18,000 का. ठीक है, आप मुझे 1,18,000 दे दोगे. उसमें का मेरा कितना है बेटा? 1,00,000 है. 18,000 मेरा नहीं है, वो गवर्नमेंट का है. वो 18,000 मैं जब जीएसटी के पैसे भरता हूँ गवर्नमेंट को, तो मेरे पास दो अकाउंट होते हैं. एक होता है सीजीएसटी अकाउंट, एक होता है एजीएसटी अकाउंट. 3 अकाउंट, और एक होता है आईजीएसटी. तो मैं वो जो पैसा है वो आईजीएसटी अकाउंट में भरता हूँ. तो वो किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? वो 18,000 लेके 9,000 खुद रख लेती है और 9,000 डेस्टिनेशन स्टेट को देती है. डेस्टिनेशन यानी गुड जाके कहां पे रुका है बेटा? गुजरात में. तो गुजरात वाले को मिल जाता है वो. इसलिए आपने अगर बीच में कभी गलती से न्यूज चॅनल देखते होंगे तो तुम्हाला जर लक्षात असेल, ज्यावेळेस जुनं सरकार होतं महाविकास आघाडी आणि अजित पवार ज्यावेळेस महसूल मंत्री होते, तर ते अधूनमधून काय स्टेटमेंट करायचे? सेंट्रल गवर्नमेंट कडून आम्हाला फार पैसे यायचे, ते देत नाहीये. हैव यू रिमेंबर एनीथिंग? आप पॉलिटिक्स अच्छा न्यूज नहीं देखते हो तो बेटा, जो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिले कर सकती है ऐसा ब्लैकमेलिंग के लिए. तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू पे टू द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये स्टेट का पैसा है, सेंट्रल का नहीं है. पर कितना? पूरा का पूरा स्टेट का है क्या बेटा? कितना है? आधा. बोल तो मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, महाराष्ट्र में पूरे इंडिया से जहां से भी गुड्स आएगा उस पे की आईजीएसटी वो स्टेट वहां पे दे देगी. वहां से कहां पे जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद से वो पैसा कहां पे आना चाहिए? महाराष्ट्र. सिमिलरली इस ट्रांजैक्शन में हमारे इस डीलर ने पूना यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आईजीएसटी अकाउंट में भर दिया. आईजीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट. और वो मोदी जी लेकर आधा पैसा वापस किसको देना चाहिए? उन्होंने जहां पे गुड्स ठहरा है कहां पे जाएगा वो पैसा? बोलो अभी लास्ट आंसर दे दो बेटा. गुजरात में जाएगा. हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो याला जीएसटी म्हणतात. सर हमको ये सब आएगा क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, मुझे आदत है डेप्थ में सिखाने की. आपको ये कुछ भी नहीं आएगा. आपको क्या आएगा? ऐसा लिख के आएगा, गुड्स सोल्ड टू राम. नहीं तो टेंशन ले लोगे, अकाउंट बहुत हार्ड है. गुड्स सोल्ड टू राम ₹10,000 एट 18% आईजीएसटी. बस इतना ही देंगे. तो आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस 10,000, आईजीएसटी 18%. कितना बोलोगे बेटा? 1,800. खत्म. ये हो गई हमारी एंट्री. अब एंट्री करते वक्त आपको सेल की एंट्री करनी पड़ेगी 10,000 और आईजीएसटी की कितनी करनी पड़ेगी? 1,800. खत्म. हाँ, खाली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप सेल करोगे तो इसको आप बोलोगे आउटपुट. क्या बोलोगे बेटा? आउटपुट. और जब आप परचेस करोगे आप इसको क्या बोलोगे? इनपुट. मीन्स इस केस में अपना नाम लक्ष्मण है समझो बेटा, या अपना नाम रावण है, अपन राम को गुड्स बेच रहे हैं. तो राम के लिए अपने लिए जो है ये आउटपुट है, राम के लिए क्या रहेगा? इनपुट. इज दिस क्लियर? हाँ. बरोबर बरोबर. वाह वाह, वेरी गुड बेटा, फार चांगला. ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो सर. हाँ तो सर, पर महाराष्ट्र स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा. बाबा जी का टुल्लू, कुछ भी नहीं मिलेगा महाराष्ट्र स्टेट को. महाराष्ट्र स्टेट बोलेगी जय महाराष्ट्र, कुछ भी नहीं. क्योंकि वो जीएसटी जो है ना बेटा, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है. यानी जहां पे गुड्स कंज्यूम होता है उसको मिलना चाहिए, ये इसका प्रिंसिपल है.
तो गुड्स किसने कंज्यूम किया यहाँ पे? गुजरात, तो गुजरात को मिलेगा। जहां पे कस्टमर कंज्यूम कर रहा है उससे तो महाराष्ट्र को भी मिलेगा ना बेटा। जैसे गुजरात में गुड जा रहा है वैसे गुजरात से महाराष्ट्र में भी आएगा, तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलेगी वाह अभी अपने को पैसा मिल रहा है। बराबर है कि नहीं? और आपके मालूमात के लिए बोलता हूं, बिकॉज ऑफ द मुंबई, महाराष्ट्र हैविंग मैक्सिमम जीएसटी इंडिया में। अभी आप गूगल कर लो मेरे लेक्चर के बाद, जीएसटी एज पर स्टेट, तो मेरे ख्याल में महाराष्ट्र इज नंबर 1। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभिमानाची गोष्ट आहे आपल्यासाठी। हाँ, अभी क्या बोल रहे थे बेटा आप क्वेश्चन? हाँ, तो बेटा जीएसटी के रेट कैसे है पहले समझ लो। कुछ गुड्स पे जीएसटी इतना है, क्या निकाला, ड्राइंग है क्या? 0%। कुछ गुड्स पे 1% है, कुछ पे 5 है, कुछ पे 12 है, कुछ पे 18 है, कुछ पे 28 है। इतने रेट्स है बेटा जीएसटी के। सर ये रेट्स कहाँ से आए? तो गवर्नमेंट ने डिसाइड की गुड्स की कैटेगरी। जैसे बेटा कोई गुड्स अगर बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल पब्लिक को, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक, तो आपके टेक्स्ट बुक पे जीएसटी 0% है बेटा, राइट। कुछ ऐसे जो प्रीशियस है, पहले था, अभी रेट क्या चल रहा है पता नहीं, गोल्ड सिल्वर पे 1% है जीएसटी। कुछ गुड्स है जो जनरल पब्लिक को बहुत यूज होते हैं डे टू डे लाइफ में, फूड्स वगैरह ऐसे आइटम, उस पे 5% है। कुछ गुड्स सेमी यूज है, उस पे 12% है। जनरली मैक्सिमम गुड्स गवर्नमेंट ने इसमें कवर किए, क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, कितना? 18%। सारे सर्विसेज 18% में। बोलो क्लास के फीस पे कितना जीएसटी है बेटा? 18%। तुमने मोबाइल बिल पेड किया, कितना है? 18%। तुमने और कोई भी सर्विस ली, ओला से ये कार बुक की, उस पे जीएसटी कितना? 18%। समझ में आया? तो मैक्सिमम सर्विसेज गुड्स पे टैक्स कितना है बेटा? 18। और गवर्नमेंट को जिन प्रोडक्ट पे ज्यादा कलेक्शन करना है उस पे 28 है। जैसे मोबाइल फोन है बेटा, अभी मोबाइल पे 18 हुआ होगा तो पता नहीं, पर 28 है। टीवी पे 28 है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे 28%। लाइक दैट इट इज सेपरेट। और फिर से और एक बार बोल रहा हूं, अभी भी बेटा पेट्रोल और दारू, अल्कोहल एंड पेट्रोल आर आउट ऑफ द जीएसटी। बहुत ज्यादा रेट है बेटा। गवर्नमेंट है ना, अल्कोहल पे तो उसकी कीमत से 3 गुना टैक्स लेती है। सेम विद द पेट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट चलती उस पे है बेटा। सबसे ज्यादा टैक्सेस सिगरेट, अल्कोहल एंड देन पेट्रोल इस पे है। इसलिए बेटा पेट्रोल का रेट हर स्टेट में सेम रहेगा क्या? नहीं रहता है। सो अगर एमपी को लगता है, मध्य प्रदेशला वाटते की जास्त कलेक्शन पाहिजे, तो वहां पे पेट्रोल महंगा रहेगा। गोवा में सस्ता है, तो गोवा में क्या जमीन से थोड़ी पेट्रोल निकलता है, उनका जीएस, उनका जो रेट है उस पे का सेल्स टैक्स का वो कम है। सेम विद द अल्कोहल, राइट। यहां तक क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको बेटा समझने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत भी जा सकती है इसके वर्ड्स, लेकिन मजा बहुत आएगा। तैयार हो? और ये टॉपिक आपके सिलेबस में 8 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क के लिए आता है बेटा? 8 मार्क्स। और ये टॉपिक मैं बाद में कभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत डेंजर वाला है। तो आप जितना याद रखोगे उतना बढ़िया। कोई लेट भी ज्वाइन करता है तो उसको बोलूंगा बाबा वीडियो लेक्चर देख ले, तो क्या है समझ के लो। अमिताभ की मोहब्बतें मूवी कितने लोगों ने देखी है? देखिए, बस एक ही। मोहब्बतें मूवी नहीं देखी बेटा आपने? हमारे अकाउंट में मूवी का बहुत रेफरेंस आता है, क्योंकि मूवी इज द बेस्ट पार्ट टू रिमेम्बर। आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट है। बोलो, मोहब्बतें देखी है? आप में से किसी ने नहीं देखी? अमिताभ को ऐसे एंग्री यंग मैन बताया है। ऑनलाइन स्टूडेंट आपने भी नहीं देखी? मोहब्बतें मूवी नाही बघितली का बेटा तुम्ही? तुम्ही मला उत्तर मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मारवाडी, तेलुगू कशातही द्या, मला सगळं कळतं। नाही बघितली? अरे फार भारी मूवी आहे रे राजान। अरे सगळे डाउन। आज देखना, जाने दो, एक काम करना, आज यूट्यूब पे है ना, अमिताभ फेमस डायलॉग इन मोहब्बतें मूवी, ऐसा सर्च करना, और फिर मुझे अमिताभ समझ के याद करना वो डायलॉग क्या है। वो अमिताभ का एक कॉलेज रहता है, उसमें गुरुकुल टाइप, क्या रहता है? गुरुकुल टाइप एक कॉलेज रहता है। उस कॉलेज में वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है अमिताभ, हर बच्चे को लेके। ये तो वो उसका एक डायलॉग है। मैं वो क्यों डायलॉग बोल रहा हूँ, क्योंकि वही आज का लेक्चर है। अमिताभ बोलता है, हमारे गुरुकुल की जो धरोहर है, म्हणजे ज्याच्यावर तो बेस है गुरुकुल, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। क्या बोलता है वो? परम, रील्स में कहीं पे आया होगा ना, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। परंपरा म्हणजे काय? ट्रॅडिशन। परंपरा म्हणजे काय? ट्रॅडिशन। परंपरा, प्रतिष्ठा, रेप्युटेशन, एंड
अनुशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन। समझ में आया? तो बेटा अगर आपको अकाउंट सीखना है तो हमारे अकाउंट की धरोहर है कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। क्या है बेटा? कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। अगर ये आपको पता है तो ही आप अकाउंट सीख पाओगे। बोलो जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अकाउंट सीखते हुए। तो क्या है अकाउंट के 3 धरोहर? कंसेप्ट, देन कन्वेंशन, देन प्रिंसिपल। क्यों दिया है? देखो मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पे। पहला वर्ड क्या है बच्चा? कंसेप्ट। दूसरा क्या है बेटा? कन्वेंशन। तीसरा क्या है बेटा? प्रिंसिपल। राइट नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बेटा, सुना है? ओके थैंक यू बेटा। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आइडियोलॉजी। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? आइडियोलॉजी। बोल तो आप अगर इस आइडिया को समझ लो तो आपको अकाउंट समझ में आ जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में बोलूं तो एजम्पशन। कॉन्सेप्ट को क्या बोलोगे बेटा आप लोग? एजम्पशन। क्या बोलने वाले हो कॉन्सेप्ट को? एजम्पशन। फिर कन्वेंशन यानी क्या? अमिताभ बच्चन वाला शब्द, यानी क्या बेटा? ट्रेडिशन, परंपरा। रघुकुल रीत सदा चली आई, बोल तो क्या? सालों से जो चलते आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रेडिशन। एंड प्रिंसिपल, ऑल ऑफ यू नो इट इज व्हाट? रूल्स। प्रिंसिपल्स आर व्हाट बेटा? रूल्स। यहां तक क्लियर है? अब मैं ये तीनों का आपको क्यों बनाए गए कंसेप्ट, क्यों बनाए गए कन्वेंशन, क्यों बनाए गए प्रिंसिपल, आपको एक सिंपल आइडिया देता हूं। इमेजिन करो अभी ऑनलाइन में 22 स्टूडेंट है, आप सामने मेरे 15-20 लोग हो और आपका 10th का रिजल्ट आया। सुनना ध्यान से, हाँ। और आपने 10th सबने अलग अलग बोर्ड से किए। सगळ्यांनी 10वी कोणी महाराष्ट्र बोर्ड है, कोणी सीबीएसई बोर्ड है, और एक है समझो आईसीएसई बोर्ड है, और एक कोई ओपन बोर्ड है, नेशनल ओपन बोर्ड होता है 10th वाला, एनओएस वहां से, और एक आईबी बोर्ड से। 5 स्टूडेंट है। मैंने पांचों को बुलाया, ऑनलाइन में भी वैसे ही है। तो 5 में से क्या हुआ बेटा? मैंने 3 स्टूडेंट को बुलाया, ए, बी और सी। 3 बच्चे आए मेरे पास और मैंने पूछा, मुझे देखना था कि भैया 10th में कौन होशियार है तुम्हारे तीनों में से? तुम्हारे तीनों में से 10th में होशियार है कौन? तो बोले ठीक है। मैं बोला यार तुम कैसे पहचानूंगा? मैं बोलो चेहरा देख के पहचानूंगा? मैं थोड़ी ज्योतिष हूं। तो मैं क्या बोलूंगा? आपको मार्क्स कितने हैं, बराबर है? तो ये ए जो है अपना, ये महाराष्ट्र बोर्ड वाला है, ये सीबीएसई वाला है, और ये आईसीएसई वाला है। ठीक है बेटा? तो क्या हुआ, ए मेरे पास आया और मुझे बोलता है कि सर मुझे है ना 400 मार्क। ए वाला आके क्या बोलता है बेटा? मुझे 400 मार्क है। वाह बढ़िया है। फिर बी आया, सर हमारे पास मार्क वार्क का सिस्टम नहीं है, हम मुझे ए ग्रेड मिला है सर। क्या मिला है बेटा? मुझे ए ग्रेड। अभी सी आया, सी आईसीएसई का है। मैं बोला बेटा तुझे कितने मार्क है 10th में? बोले सर हमारे यहाँ ये मार्क ग्रेड सब चिल्लर है, हम मॉडर्न है, जैसे गूगल रेटिंग देते हैं हमको स्टार है। मुझे 3 स्टार। क्या है? मुझे 3 स्टार है। अब मुझे बताओ इसमें से होशियार कौन? करेक्ट अगर आंसर चाहिए कौन होशियार है तो दे पाओगे क्या? लॉजिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे ये 400 वाले का भी पता नहीं कितने मार्क थे, कितने सब्जेक्ट थे टोटल। ये ग्रेड वाले को भी नहीं पता इनके कॉलेज में ए ग्रेड नीचे से स्टार्ट होता है या ऊपर से स्टार्ट होता है। मे भी इनके पास ए प्लस 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 यानी बेस्ट होगा, ए प्लस प्लस यानी सेकंड होगा, सिर्फ ए प्लस यानी थर्ड, और ये ए यानी थर्ड ग्रेड है हो सकता है। और ये स्टार वाला जो बोला है आपने को 3 स्टार है, और इनके कॉलेज में टोटल स्टार 20 रहते होंगे, तो ये तो गधा है सबसे। समझ में आया? तो shall I able to understand who is correct और who is more scholar? नहीं, बराबर है? तो इमेजिन करो बेटा, अकाउंटिंग वर्ल्ड वाइज यूज होती है, इंडिया में भी यूज होती है, नंबर ऑफ 1000 lakhs करोड़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। पर अगर इनमें कुछ कंफ्यूजन रहेगा एंट्री करने को, तो वो एंट्री अगर लेमैन देखता है तो उसको समझ में आएगी क्या? जिसके मन में जो आया वो कर रहा है। तो इसके लिए क्या रहना जरूरी है? प्रिंसिपल रहने जरूरी है। सब लोग अगर यूनिफॉर्म प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो मुझे समझेगा, बराबर है कि नहीं? सब लोगों की आइडियोलॉजी सेम चाहिए,
और वो आइडियोलॉजी बदलनी नहीं चाहिए, यानी कन्वेंशन भी सेम चाहिए। देखो मैंने तीनों वर्ड कवर कर दिए। ये सब समझने के लिए सबके रूल सेम चाहिए, यानी प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल कैसे फॉलो करना है उसका आइडिया होना चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट। और वो सालों से सेम रहने चाहिए, यानी कन्वेंशन। इसको बोलते हैं कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग अगर लेमैन को समझनी है यूनिफॉर्म, नहीं तो ये छोड़ दो, एग्जाम्पल एकदम सिंपल समझो। बेटा मैं लेक्चर ले रहा हूं आपका, पहला लेक्चर पूरा मराठी में लिया, दूसरे दिन आया पूरा हिंदी में ले लिया, तीसरे दिन आया मैं ले रहा हूं मारवाड़ी में, चौथे दिन गुजराती में ले रहा हूं, पांचवें दिन उर्दू में ले रहा हूं और छठवें दिन स्पेनिश में ले रहा हूं। भाग जाओगे ना आप सब लोग, हाँ या ना? समझेगा ही नहीं। सो आई हैव टू टीच वॉट एवर ऑल पब्लिक अंडरस्टैंड। बराबर है? नहीं तो फिर मैं तेलुगु में गालियां भी दे रहा हूं, आप वाह वाह कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। सो द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग मस्ट बी यूनिफॉर्म, द आइडियोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग मस्ट बी यूनिफॉर्म। उसके लिए सिखाए जाते हैं परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, यानी कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। इज इट ओके? याद आया क्या कुछ तो? ओके। अब बेटा ऐसे कितने कॉन्सेप्ट है? 12 से 13 है। कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल मिलके कितने, सब मिक्स है, कितने बेटा? 12 से 13। उसमें का आज हम सीख रहे हैं पहला, उसका नाम है बेटा बिजनेस। और इस कॉन्सेप्ट के बाद आप जीवन में कभी अकाउंटिंग में गलती नहीं करोगे। क्या नाम है बेटा इसका? बोलो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अभी सब लोग पहले बुकलेट में अगर नोट्स है तो उसमें देख लेना, नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूं वहां पे देखो। आजा रे भाई, ठहरो एक मिनट। एक ही मिनट रुको बेटा। एक ही मिनट। आपके बुकलेट आया है आपके सामने बेटा? बुकलेट में इसका पेज नंबर आपको बोलता हूं मैं, एक ही मिनट। स्क्रीन पे भी आ जाएगा, डरो मत। पार्ट 1। एक ही मिनट। हाँ नहीं, वो स्पेस नहीं बेटा, शायद इसमें नेट नहीं होगा, है इसमें। आ गया, एक ही मिनट बेटा। सीए फाउंडेशन 12 बुकलेट पार्ट 1 टेस्ट 2 इशू ऑफ शेयर 9th इंट्रोडक्शन बुकलेट 1 12 कंप्यूटर पार्ट 1। ये हमारा जो जिस पे डाउनलोड करके रखा था ना बेटा, वही ये हो गया है, इसलिए यहाँ से लेना पड़ रहा है। चलो एक काम कर। ये सीए में भी है, 11th में भी है, तो दोनों में आ गया वो। तो अपन सीए में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 1 11th इकोनॉमिक्स, चैप्टर 9। चलो हम सीए के इसमें देखते हैं। आपके इसमें नहीं रहेगा, मुझे खाली कॉन्सेप्ट बताना है, सो आई कैन सी एनीवेयर। देखिए, तो आपके बुकलेट का भी पेज नंबर बता देता हूं जिनके पास है।
14 है क्या? 14 बेटा? ओके, वेरी गुड। जिनके पास बुकलेट है वो पेज नंबर 14 है, लेकिन नहीं है वो बोर्ड पे ध्यान देंगे बेटा। देखिए बेटा, यहाँ पे एक वर्ड है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बोर्ड पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं? Accounting concept define the assumption on the basis of which the financial statement of a business entity are prepared. Certain concepts are perceived, assumed and accepted in accounting to provide, ये सबसे important word क्या है यहाँ पे? Unifying structure. Unifying यानी क्या? अब ये तीनों स्टूडेंट ने आके अगर मुझे मार्क्स नंबर में बोले तो मैं समझ पाऊंगा कौन होशियार है, या तीनों स्टूडेंट ने आके ग्रेड में बताया तो भी मैं समझ पाऊंगा, या तीनों स्टूडेंट ने मिलके मुझे स्टार में बताया, then also I'll understand. So unifying means your concept must be universally accepted by all. सब लोग सेम टाइप से फॉलो करते हैं. स्ट्रक्चर एंड इंटरनल लॉजिक ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन्स आइडिया. मैंने क्या बोला? कॉन्सेप्ट का मीनिंग आपको आइडियालॉजी. तो कॉन्सेप्ट यानी क्या बेटा? आइडिया. आइडिया और अ नोशन विच हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन. यूनिवर्सल यानी कि आज जो अकाउंटिंग आप मुझसे सीख रहे हो तो इंडिया में भी सेम, पुणे में भी सेम, और कोई क्लास में भी सेम, पाकिस्तान में भी सेम, चंद्र पे भी सेम, चांद पे भी सेम. सो व्हाट इज इट कॉल्ड एज? यूनिवर्सल. Universal application. Financial transactions are interpreted in the light of concepts which govern accounting method. Concepts are those basic assumption and condition which form the basis upon which the accountancy has been laid. Unlike physical science, accounting concepts are only result of broad concepts. अभी बेटा जो लोग जो चीज पूरी दुनिया एक्सेप्ट करने लग जाए तो वो सब लोगों को फॉलो करना पड़ता है कि नहीं? इमेजिन करो, आपको एक फनी एग्जांपल देता हूं बेटा. जनरली लड़के शर्ट और पैंट पहनते हैं और लड़कियां समझो टी शर्ट टॉप और जींस पैंट पहनती है, पंजाबी सलवार को भी. पर कल से समझो मैं साड़ी पहन के आया क्लास में. इमेजिन करो. हाँ, क्या बोलोगे आप? हंसोगे. क्यों हंसोगे? साड़ी से भी मेरा शरीर तो ढक रहा है, फिर क्यों हंसने का? बोलो बोला. पहन क्या हो? बोला हमको क्या लेना देना? बोलो क्यों हंसोगे? बोलो. यस, व्हाई बेटा? Because it is not universally accepted that gents wear sari. What is universally accepted? Ladies wear sari, I assume. बराबर ना? तो जो चीजें यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो गई तो वो क्या बन जाती है बेटा? कॉन्सेप्ट बन जाता है. ऐसे किसी ने बोला तो नहीं कि जेंट्स साड़ी नहीं पहन सकता, पर भैया एक्सेप्टेड ये है कि लेडीज ने पहनना चाहिए. हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो जो चीजें कॉन्सेप्ट बोलते पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है, सब जगह सेम फॉलो होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सेप्ट. समझ में आया? हम जनरली सब्जी के साथ चपाती खाते हैं या राइस खाते हैं, बराबर है. पर इमेजिन करो कल कोई पानी में सब्जी डुबा के पी रहा है, पिएगा ऐसे कोई? ये सबने एक्सेप्ट नहीं किया है और अच्छा भी नहीं लगेगा, बहुत गंदा लगेगा. हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो जो जनरल पब्लिक ने चीजें एक्सेप्ट कर ली है, दैट बिकम द कॉन्सेप्ट, सो दैट द जनरल पब्लिक अंडरस्टैंड. यहां तक समझा सभी को? अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा पहला कॉन्सेप्ट. उसका नाम है, ये बहुत ही मजेदार, आपके बुक में भी है. इसका नाम क्या दिया है बेटा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. क्या नाम है? आपके बुक में भी है, देखो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बुक ओपन हो जाए तो बहुत बढ़िया यार. एक ही मिनट. हो गया ना? मिल गया? नहीं नहीं नहीं, ये तो 11th का है. ये फाइल क्यों करप्ट हो गई? अकाउंट. चलो, मैं इस पे टाइम पास नहीं करता हूं, आपको चीज समझा रहा हूं. अभी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है समझ के लो सब लोग. ये एक मस्त ऐसी ड्राइंग निकाल रहा हूं मैं, जो किसी को बहुत खराब लगने वाली है, पर मेरी जितनी अच्छी ड्राइंग है मैं समझा रहा हूं. ध्यान से सुनो. ये जो है, ये मिस्टर जोशी का दुकान है. इसका नाम है जोशी किराना स्टोर्स. ठीक है? जोशी जो है यहाँ पे किराना गुड्स बेचते हैं, जो भी है. ठीक है? अब ये है मिस्टर जोशी.
जो इस दुकान के मालिक है, ओनर। ठीक है, आज ही दुकान चालू की है, बराबर है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? किसी को नहीं दिख रही बेटा? समायरा, बाकी सब लोगों को दिख रही है क्या स्क्रीन? बेटा स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही है सर। यस, चैट बॉक्स में लिखो, आपकी आवाज आज नहीं आ रही है मुझे, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। राइट इन द, यस दिख रही है तो समायरा शायद है ना। आप, मैं जहाँ पे हूँ एम्बिशियस क्लासेस या एग्जाम, उसको क्लिक करो तो मैं दिखूंगा आपको। मैं दिख रहा हूँ तो स्क्रीन दिखना ही चाहिए बेटा। मुझे जूम किया होगा तो नहीं दिखोगे फिर स्क्रीन। मुझे मत करो जूम, स्क्रीन पे रहो। ठीक है, चलो बेटा। अभी अभी क्या हो गया, जोशी ने आज किराना दुकान ओपन किया, उसका नाम दे दिया जोशी किराना स्टोर्स। ये जोशी बैठे हैं। अब उनके पास कस्टमर आने वाले हैं, सेल परचेस सब होने वाला है। उनको पता चला उनका बेटा 11th में है। हाँ, और वो बोला कि पापा, अकाउंटिंग है ना, बहुत सारे इवेंट होते हैं बिजनेस में, दिन भर में हजारों लोग आएंगे, पैसे देंगे जाएंगे, आप कैसा याद रखोगे? और आप फिर गिरेक करोगे या इधर पैसों का ध्यान दोगे? वो बोले यार बात तो बराबर है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो पापा एक अकाउंटेंट रखते हैं हम। क्या करते हैं? एक अकाउंटेंट रखते हैं। तो इन जोशी के पास एक अपना गरीब अकाउंटेंट गया, इसका नाम है समझो मिस्टर राजू। ठीक है, तो ये राजू जो है, ये इनके पास चला गया जोशी के पास। जोशी बोले अरे भैया तू अकाउंटिंग कर लेगा क्या? बोले हाँ एकदम बढ़िया, अपना बहुत बड़ा अनुभव है, मैं मानधनी सर का स्टूडेंट हूँ, एकदम बढ़िया अकाउंटिंग कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी फाइनल हो गई, सब हो गई। अब मुझे बताओ, ये जो अकाउंटेंट है, इसने कहाँ पे बैठ के अकाउंटिंग करनी चाहिए? जोशी के घर पे या दुकान पे? जहाँ पे जगह है वहां पे लॉजिकली तो, पर एक्चुअली कहाँ जाना चाहिए? दुकान पे। तो ये अपना राजू यहाँ पे आके बैठ गया दुकान पे। ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, हाँ, इतना प्रैक्टिकल आपको ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखाएगा। राजू आके बैठ गए। अब हुआ क्या, सुबह सुबह बिजनेस में 50,000 रुपए की जरूरत है। कुछ तो काम है, कुछ तो पार्टी को देना है वगैरह, और बिजनेस का आज ही पहला दिन है। तो ये 50,000 रुपए कौन लाके देगा? जोशी लाना चाहिए ना, वही ओनर है ना भैया। तो ये जोशी ये पैसा बिजनेस को दे दिया, राजू के हाथ में लाके दे दिया। राजू को बोले 50,000 रख, अपने 2-3 सप्लायर आएंगे उनको देना है या बैंक में भर देना। तो जोशी ये जो पैसा बिजनेस को देता है, इसको अकाउंट में क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद वापस क्या हुआ, जोशी का लड़का यानी आप गए उसके पास। पापा पापा क्लास की फीस भरनी है, नहीं तो सर बोले गेट आउट। पापा बोले डर मत, मैं देता हूँ। तो जोशी ने क्या किया, अकाउंटेंट को बोला अरे कुछ सेल होके पैसा भी आया होगा, तो एक काम कर, ये मेरे बेटे को 10,000 रुपए दे दे। मेरे बेटे को कितना रुपए दे दे? 10,000। अब अकाउंटेंट तो अकाउंटेंट है, बराबर है, जो जोशी बोल रहा है वो सुनेगा। तो अकाउंटेंट ने उसको 10,000 दे दिया। इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ड्रॉइंग। बिकॉज इट इज नॉट बिजनेस एक्सपेंसेस, इट इज विच एक्सपेंसेस? पर्सनल। तो अकाउंट में पर्सनल एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं बेटा? ड्रॉइंग्स। यहां तक क्लियर है? अब मेरा प्रश्न ये है, आपको पगार कौन दे रहा है? जोशी। आप खुद को अकाउंटेंट समझो, राइट? आप सब वो राजू हो जो यहाँ पे काम कर रहे हो। तो आपको सैलरी कौन दे रहा है बेटा? जोशी। आपको ऑर्डर कौन दे रहा है? जोशी। तो आपने जो 50,000 रुपए जोशी ने दिए, या जोशी ने 10,000 रुपए दिए लिए, उसकी एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पहले हाँ या ना बोलो जरा। करनी चाहिए? नहीं, पहले मुझे, मैं, आप कंफ्यूज मत हो, मैं जितना पूछता हूँ उतना आंसर दो। जोशी ने जो 50,000 बिजनेस नो को दिए, सर। उसकी एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हर्षित बोल रहा है नहीं करनी चाहिए। ओके, आपको क्या लगता है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। जोशी ने जो 10,000 रुपए लिए, उसकी एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ या ना में यस। जवाब दो ना। 50,000 यस दिए सर। तो बोल रहे करनी चाहिए, 10,000 लिए तो बोले नहीं करनी चाहिए। हिसाब कैसे मिलेगा शाम में? बोलो। वो जोशी बोलेगा आम्ही सकाळी 50 दिलो, 50 दाखव, तो बोले सर तुम्ही 10 घेतला, तो लिख के रखेगा तो पता चलेगा ना। तो 10,000 की भी एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ये प्रश्न का उत्तर अगर आपको आ गया तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ गया जो मैं अभी पूछने वाला हूं। आप जोशी के अकाउंटेंट हो या बिजनेस के अकाउंटेंट? बहुत डेंजर प्रश्न है। हाँ,
आप मिस्टर जोशी ये ऐसा उत्तर नहीं देने का बहुत ही कमीने लोग हैं। ये क्या बोल रहे हैं मिस्टर जोशी के बिजनेस के, मेरे ऑप्शन ही नहीं है। मेरे ऑप्शन में मेरा पहला ऑप्शन है कि आपको लाया जोशी ने, आपको नौकरी दी जोशी ने, आप जो जोशी बोल रहा है वो लिख रहे हो। आप अकाउंटेंट किसके हो, जोशी के हो या बिजनेस के? बोलो। बिजनेस के। आप अकाउंटेंट जोशी के नहीं हो, आप किसके हो? बिजनेस के। तो जोशी जब पैसे दे रहा था बिजनेस को, तो आप क्या बोलोगे बेटा? कैश कम्स इन और गोज आउट। आप गोज आउट नहीं बोलोगे। अगर आप जोशी के अकाउंटेंट हो तो आप क्या बोलते? कैश गोज आउट। पर आप किसके अकाउंटेंट हो? बिजनेस के, तो आप क्या बोलोगे? कैश कम्स इन। जोशी का बच्चा जब फीस के 10,000 रुपए लेके गया, तो क्या बोलोगे? कैश कम्स इन और गोज आउट। गोज आउट। जोशी ने लिए होंगे 10,000 पर, लेकिन वो बिजनेस से क्या हुआ? कम्स इन और गोज आउट। गोज आउट। तो बेटा अकाउंटिंग ये बोलती है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ओनर और बिजनेस ये दोनों के बीच में तलाक हुआ है। ऐसा, ये ऐसा तलाक है दोनों के बीच में। यानी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बेटा? बिजनेस इज सेपरेट, ओनर इज सेपरेट। बिजनेस एंटिटी क्या बोलता है? ओनर इज अ सेपरेट एंटिटी एंड बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी। इमेजिन करो, दो नाम चल रहे हैं, एक आत्मा चल रही जोशी स्टोर नाम की, और एक जोशी नाम का व्यक्ति चल रहा है। तो ये दोनों एक नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते, अरे सर ये क्या बेवकूफी लगाई है, जोशी का तो बिजनेस है। नहीं, जोशी बाहर। तुम किसके अकाउंटेंट हो? आपकी हर एंट्री किसके एंगल से होनी चाहिए? अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप कंफ्यूज होते, चल कैश कम्स इन है का गोज आउट है, जर मी जोशीचा अकाउंटेंट है तो 50,000 जब वो दे रहा है तो गोज आउट हो गया। पर आप इधर आप बोलोगे कम्स इन, बिजनेस में तो पैसा आ रहा है। तो कंफ्यूजन है कि नहीं? तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ उसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो एक लाइन में अगर आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है तो उसका आंसर यह है, बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेम और सेपरेट? सेपरेट। एंड एज अ अकाउंटेंट यू आर अ अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, नॉट द ओनर। भले ही रोज शाबाश की जोशी देगा, पगार जोशी देने वाला है, जोशी नहीं आपको पकड़ के लाया, पर तुम ना, अपना कोई संबंध नहीं। आप किसके अकाउंटेंट? मैंने आपको कहां पे बिठा के रखा? जोशी के गोद में क्या बिजनेस की गोद में? बिजनेस। तो यू आर अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। सर एक बताओ यार, ये सब हो गया ठीक है, समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता? अगर जिसको अकाउंटिंग पता ही नहीं, डबल एंट्री बुककीपिंग ऐसे चलती है, जो पहली बार जिसका बिजनेस है, तो आप तो गालियां दोगे। आपके पापा को आज जाके बोला, ओ पापा आप अलग, अपने अकाउंटेंट अलग, ये बिजनेस अलग। बोले चुप है, तुझे कुछ नहीं समझता है। पर रियल अकाउंटिंग जिनको नहीं समझती है वो लोग सब सेम समझते हैं। पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से ओनर इज सेपरेट पार्टी एंड बिजनेस इज सेपरेट। इसका और डेप्थ में मीनिंग क्या है जरा समझ के लो। समझो बेटा, मेरे अभी ध्यान से सुनना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज क्या है। बिजनेस के साल के एंड में हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में होते हैं एसेट और लेफ्ट हैंड साइड में होती है लायबिलिटीज। एसेट म्हणजे जे येणं आहे, जी आपली प्रॉपर्टी, आणि लायबिलिटी, ये सब वर्ड हम बाद में सीखने वाले, जस्ट अभी पुरता समझ के लो। और लायबिलिटी यानी जो कर्जा है अपने पे जो देना है। ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट के कारण कितना क्लैरिफिकेशन हो गया। समझो बेटा, मेरे बिजनेस में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुड्स पड़े हैं, कस्टमर से पैसा आना है, कैश है, सब मिलके मेरे एसेट है 10 लाख के। कितने के एसेट है बेटा? 10 लाख। कितने का एसेट है बेटा? 10 लाख। और मैं मार्केट में लोगों से लोन वोन लिया हूं, वो है 3 लाख। कितने है बेटा? 3 लाख। पर हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा? योर एसेट एंड लायबिलिटीज मस्ट बी इक्वल, बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट बोलते हैं उसको, डबल एंट्री, बोथ मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पे 7 लाख होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना बोलो। आपके पास 10 लाख जमा हो गए और आपने लोगों से 3 लाए, यानी आपने इस बिजनेस में कितना रुपया डाला होगा? 3 या 7? अरे बेटा, आपकी प्रॉपर्टी 10 की है, आपने लोगों से लोन लिया है 3, इसका मतलब 10 की प्रॉपर्टी 3 से बन सकती है क्या? इसमें आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आपका कितना है? इसको बोलते हैं कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल इज आल्सो थर्ड पार्टी। बोलते हो जब आप अकाउंटिंग करते हो बेटा तो बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग करो। तो बिजनेस ये बोलता है कि मैं बैंक को 3 लाख देना लगता हूं और जोशी को 7 लाख देने लगता हूं। अब बिजनेस किसका है? जोशी का है। लेकिन आप अकाउंटिंग जोशी की कर रहे हो या बिजनेस की? तो आपकी हर लैंग्वेज किसके हिसाब से होनी चाहिए? बिजनेस। तो बिजनेस भले ही ये जोशी का बिजनेस है पर जोशी को ये समझे कि भैया मेरा माल कितना लगा है और लोगों का कितना है। तो उसकी टोटल प्रॉपर्टी 10 लाख की है पर उस 10 लाख में 3 लाख रुपए किसके है बेटा? बाहर वालों के है। और 7 लाख किसने दिए होंगे? फिर आसमान से गिरे होंगे क्या? किसने दिए होंगे बोलो? जोशी ने, कैपिटल। तो अगर ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम ऐसी बैलेंस शीट टैली कर पाते क्या? मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि बिजनेस के बैलेंस शीट में भी कैपिटल अलग से बताते हैं। तो बिजनेस बोलता है भैया तू ओनर बाजू में हो, मैं तुझे भी पैसा देना लगता हूं, बाहर वालों को भी देना लगता हूं। तो मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि बिजनेस की लायबिलिटी 2 प्रकार की होती है। एक होती है इनसाइड लायबिलिटी, एक होती है आउटसाइड। तो इसमें जो ये लोन बैंक से लिया है ये इनसाइड है या आउटसाइड? आउटसाइड। और अपने ही आदमी को देना है जोशी को, वो कौन सी है? इनसाइड। इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो विच इज इंटरनल लायबिलिटी बेटा? कैपिटल। एंड विच इज एक्सटर्नल लायबिलिटी बेटा? लोन। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? कि बाउंस गया? समझा या नहीं? अच्छा वापस इजी करते हैं अपन बेटा। मुझे बताओ ये बिजनेस ये ओनर दोनों सेम है या अलग है? बोलो सेम है या अलग है? अलग अलग है। यहां तक स्टोरी समझ में आ गई? अब इस जोशी ने बिजनेस को 7 लाख दिए, बराबर है? तो बिजनेस में कैपिटल आया कि नहीं? 7 लाख है कि नहीं? और बिजनेस ने क्या किया? उस 7 लाख का एक बिल्डिंग ले लिया। 7 लाख का क्या ले लिया बेटा? बिल्डिंग। तो एसेट आ गया 7 लाख का, आया ना? फिर क्या हुआ? बिजनेस को बिजनेस रन करने के लिए 3 लाख रुपए चाहिए थे, गुड्स लाए 3 लाख के, पर वो 3 लाख रुपए थे नहीं बिजनेस के पास। तो बिजनेस गया बैंक के पास, बैंक को बोला 3 लाख दो, तो बैंक ने लोन दे दिया। तो लोन दे दिया तो और कर्जा बढ़ गया, यानी एसेट बढ़ाया, लायबिलिटी लायबिलिटी। और उस 3 लाख के आपने गुड्स ला लिए दुकान में तो एसेट बढ़ गया 3 लाख, बराबर है? ये दोनों मैच हुए कि नहीं बताओ बेटा? 10। तो आज जो बोल रहे हो कि भैया मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसमें 3 लाख तो कर्जा है तेरे पे, तो तेरे कितने रुपए है? अगर ये होता नहीं कॉन्सेप्ट तो सब मिक्स हो जाता कि नहीं? आपकी बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होती। तो ओनर एंड बिजनेस बोथ आर, बोलो आज के बाद जिंदगी भर याद रखो, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेम और सेपरेट। बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी, ओनर इज सेपरेट एंटिटी। आपका एंटिटी यानी पर्सन, पर्सन एंटिटी यानी क्या? व्यक्ति, फिर वो निर्जीव सजीव कोई भी हो। बोलते हो आप कभी भी बिजनेस को ओनर से मिक्स मत करो। ओनर ने बिजनेस से पैसा लिया, एंट्री करो, नहीं करोगे तो हिसाब मिलेगा क्या बेटा? जोशी ने अभी इसी इसी केस में बेटा समझो, साल के एंड में जोशी ने बिजनेस से 2 लाख निकाल लिए। क्या निकाल लिए? 2 लाख। तो उसका कैपिटल 7 लाख रहेगा या 5 लाख हो जाएगा? कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? जोशी ने बिजनेस को 7 लाख दिए थे और 2 लाख निकाल लिए खुद के घर के काम की, बेटी की शादी थी बोल के बिजनेस से 2 लाख निकाल लिए। तो वो ड्राइंग हो गई कि नहीं जोशी की? तो उसके बाद ये कैपिटल बेटा 7 रहेगा या 5 बचेगा? 5 हो जाएगा। और बिजनेस के एसेट में समझो गुड्स की जगह कैश है, कैश थी समझो बिजनेस में 3 लाख, तो वो जो कैश है बिजनेस की वो अभी 3 लाख रहेगी या 1 ही लाख बचेगी? 3 लाख जोशी बिजनेस में 3 लाख कैश थी और कैपिटल 7 था। अभी साल के एंड में जोशी ने बिजनेस से 2 लाख निकाल लिए, तो कैपिटल 7 रहेगा या 5 होगा बेटा? बोलो सब लोग। 5। कैश 3 रहेगी या 1 हो जाएगी? 3 ही रहेगी। अरे जोशी ने 3 लाख बिजनेस में कैश थी, उसमें से 2 लाख लेके भाग गया वो, मुझे चाहिए घर पे, लड़की की शादी है। तो बिजनेस में 3 लाख रहेंगे या 1 लाख हो जाएंगे? दुकान के गले में 3 लाख रहेंगे या 1 लाख? बोलो ना सब लोग। 1 लाख। तो वापस टैली हुआ कि नहीं? बोलो 5 और 3 कितना हो गया? 8। और 7 और 1 कितना हो गया? 8। बेटा मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप ज्यादा डेप्थ में मत जाओ। मैं आपको ये बोल रहा हूं सिंपल मीनिंग क्या है इस कॉन्सेप्ट का। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करते तो हिसाब मिलता क्या? हाँ या ना? बोलो फटाफट। अगर ये ओनर की अकाउंटिंग नहीं करते तो हिसाब मिलता या नहीं मिलता? नहीं मिलता। क्लियर है पॉइंट नंबर 1 सबको? नाउ पॉइंट नंबर 2,
बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेम और सेपरेट? सेपरेट है भैया, नहीं तो फिर अकाउंटिंग ही नहीं होगी। तो ओनर ने बिजनेस को कुछ भी दिया तो उसको क्या बोलने का बेटा? कैपिटल, यानी कैपिटल बोलने का। और ओनर ने बिजनेस से कुछ भी लिया तो उसको क्या बोलने का? ड्रॉइंग। और ये दोनों की एंट्री अगर आप नहीं करोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट टैली होंगे क्या? नहीं होंगे। आपको क्लियर पिक्चर समझेगा क्या? नहीं। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जन्म होने के बाद हमको ये समझा कि भैया मैं अकाउंट, भले ही मैं पकड़ जोशी, पर मैं उसका नहीं हूं। आप बेवफा हो, आप जोशी के कुछ नहीं लगते, आप किसके लगते हो? बिजनेस। तो आप हर बार किसके एंगल से सोचोगे बेटा? बिजनेस। नहीं तो सारी एंट्री उल्टी हो जाती। जोशी कैश दे रहा है, तुमको लग रहा है कैश गोज आउट, पर कैश कम्स इन, क्योंकि आप कहां पे बैठे हो? जोशी के बगल में या बिजनेस के? बिजनेस। अंडरस्टैंड? बोलो। कैपिटल 7 लाख है, खुद से दिया अपना, हम्म, तो सर वो इन्वेस्टमेंट हुआ ना, जोशी का इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट 7 लाख का हुआ है, इंक्लूडिंग लोन 10 लाख इन्वेस्टमेंट। नहीं, उसकी इन्वेस्टमेंट तो 7 ही है। मार्केट से 3 लाख तो मार्केट को वापस देने पर, आज समझो जोशी ने बिजनेस बंद कर दिया, 10 लाख के एसेट बेच दिए, 10 लाख के बेच के पूरे 10 लाख जोशी घर पे लेके जाएगा क्या? उसको 3 लाख का लोन वापस करना पड़ेगा, तो जोशी को कितना मिलेगा? तो उसने कितना डाला था? 7। समझ में आया? हाँ या ना? और बोलो, और क्या कंफ्यूजन? बेटा जो वो 3 लाख है वो तो आप ऐसे हाथ ऊपर नहीं कर सकते, मैं नहीं देता जा, वो तो देने पड़ेंगे रे। है? मजा आया क्या ये कॉन्सेप्ट सीखने में? ये आपके कॉलेजेस में नहीं सिखाते हैं बेटा, जनरली अवॉइड करते हैं कि 2 ही लाइन में बिजनेस एंट्री कर दे, बिजनेस ओनर सेपरेट, खत्म। आपको भी एक ही मार्क का क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा क्वेश्चन? मैंने इतने डेप्थ में क्यों सिखा रहा हूं कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास आपने एक बार अकाउंट सीख लिया, जिंदगी में बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं। सीए में भी यही आएगा, सीए इंटरमीडिएट में भी यही आएगा, जीवन भर अकाउंटिंग में ये आएगा, लेकिन इसका बेस आज रखा जा रहा है। तो आपके क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का आता है एग्जाम में। ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट अंडर डैश कॉन्सेप्ट। क्या नाम है कॉन्सेप्ट का? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस एक लाइन के लिए पूरा लेक्चर लिया मैं। बोलो। तो कैपिटल से भी उसने कैपिटल और कैश दोनों से उसने 1-1 लाख लिए। सुनो सुनो, कैपिटल और कैश में से 1-1 लाख नहीं लिए। कैश 1 लाख ली बोल के कैपिटल कम हुआ। कैपिटल वापस लिया बोलते एग्जैक्टली क्या किया बेटा? उसने कैश ली। तो कैश ली तो क्या कम हो गया? कैपिटल। कैश दी यानी क्या बढ़ गया? कैपिटल बढ़ गया, कैश आ गई बिजनेस। जब ओनर कैश देगा तो कैश बढ़ेगी यानी कैपिटल बढ़ेगा। ओनर कैश निकाल लेगा यानी कैपिटल कम होगा, कैश कम होगा। और बोलो। इसलिए बेटा हम जो अकाउंटिंग कर, आज का लास्ट वर्ड ये है, हमारी अकाउंटिंग ऐसे चलती है बेटा। क्या नाम है हमारे अकाउंटिंग का? डबल एंट्री। हर ट्रांजैक्शन कितने बार रिकॉर्ड होता है? 2 बार। जैसे अभी मैंने बोला, उसने बिजनेस को पैसा दिया तो क्या बढ़ेगा बेटा? कैपिटल। और क्या बढ़ेगी? कैश। कैश क्या बढ़ गया? एसेट। कैपिटल क्या बढ़ गया? लायबिलिटी। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी यानी डबल एंट्री। डेबिट इज इक्वल टू, ये दोनों हाथ ऐसे सीधा चलते हैं अकाउंट में, एक बढ़ा दूसरा बढ़ेगा, एक कम हुआ दूसरा कम होगा। जैसे उसने कैपिटल निकाल लिया तो कैपिटल कम होगा, कैश भी कम होगा। आया ना? एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड। अब बोलो बेटा समझ में आया क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट एनी डाउट? मैंने मेरे जिंदगी में ये कॉन्सेप्ट इतने डेप्थ में सीए फाउंडेशन को भी नहीं पढ़ाया। मुझे ऐसा लगा कि आपको समझेगा बोल के मैंने इतने डेप्थ में, अगर इससे कंफ्यूजन होता है तो सिर्फ आज के लेक्चर का सारे की लाइन है। क्या है? बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट एंड ऑलवेज डू अकाउंटिंग विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री एंड यू आर अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, यू आर रिप्रेजेंटिंग बिजनेस नॉट रिप्रेजेंटिंग ओनर। समझ में आया सबको? पक्के से? चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं बेटा। ये कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है, इससे भी आगे तो और बढ़िया होने वाले। आपको एक हिंट देता हूं, आज बारिश बहुत हुई, इसकी एंट्री करूं क्या मैं? आज एक कस्टमर आके गालियां देके गया, उसकी एंट्री करूं क्या मैं? 10,000 की गालियां मिली। आज एक कस्टमर आके शाबाश की देके गया, उसकी एंट्री करूं क्या मैं? लिखूं क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में? नहीं। क्यों नहीं लिखूं? इसका उत्तर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। हमने ट्रांजैक्शन देखे थे एक लेक्चर में, गुड्स ऑर्डर्ड फॉर ₹10,000, उसको हमने क्या बोला? नॉट अ ट्रांजैक्शन। याद आया कुछ? अपॉइंटेड मिस्टर रमेश एज अ मंथली सैलरी, उसकी एंट्री हम करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। पर कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन है या नहीं,
ये आपको कैसे समझता है बेटा? कॉन्सेप्ट पे से। और वो कॉन्सेप्ट आने वाला है नेक्स्ट, जिसका नाम है मॉनिटरी कॉन्सेप्ट। क्या नाम है बेटा? मॉनिटरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो बेटा इस हफ्ते में अगर आपको टाइम मिला तो जरूर पढ़ के आना, तो और मजा आएगा। उसमें के जो वर्ड समझ में नहीं आ रहे वो डिक्शनरी में ढूंढ के आना। और अभी आपका एकदम मस्त रिलैक्स टाइम चल रहा है, ना कॉलेज स्टार्ट हुए ना क्लास। क्लास भी जो चल रहा है हफ्ते में 3 ही दिन है, पर इसमें जितना टाइम मिलेगा, जितना आप ज्यादा पढ़ोगे, ये अभी तक अपने 4-5 लेक्चर हो गए, सारे के सारे रोज यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं। तो आपको जब भी टाइम मिले वापस एक बार देख लेना। तो आपका अगर ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया ना बेटा, जिंदगी में कभी अकाउंट को वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी लेवल पे आप अकाउंट पढ़ लो, और अपने को टाइम है उतना। ठीक है बेटा? तो अभी हम जिन लोगों को एडमिशन लेना है वो एडमिशन भी ले सकते हैं। जिन लोगों को ये लेक्चर अटेंड करना है, डेमो लेक्चर जो 1 महीने तक है, वो अटेंड भी कर सकते हो। अभी अपना नोट्स आपको जिनको एडमिशन लेके भी नहीं मिले जाते हो, ले लेना ऑफिस से। दूसरी चीज, ये बैच 2 जगह चलती है। ये जो सुबह की होती है 9:30 से 10:30, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, ये ऑनलाइन गूगल मीट पे और लाइव क्लास तिलक रोड पे चलता है। तो आप फेस टू फेस भी आ सकते हो। और दूसरी बैच सातारा रोड पे चलती है 4:30 से 5:30। वो ऑनलाइन नहीं होती है, वो सिर्फ फेस टू फेस होती है। तो आप किसी भी दिन वो अटेंड कर सकते हो। आपके वैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट है, उनको भी बोलो, आपके दोस्त को, तो उनको भी पता चलेगा बिजनेस एंड ओनर आर नॉट सेम, दे आर सेपरेट। आज तो बहुत बड़ा लोचा हो गया है कि नहीं, आज तक लग रहा था अपना जो बिजनेस है, पर आपका नहीं है। वो ओनर अलग, बिजनेस अलग। देन कौन सा डायलॉग याद रखने को बोला था अमिताभ का? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, प्रिंसिपल, कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा? थैंक यू। चलो, कॉलेज कब से चालू हो रहे कुछ